Good evening, dear students. So, let us continue with our discussion on institutionalism. तो कल हम लोग न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पुराने वाले इंस्टीट्यूशनलिज्म के जो डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट से बाहर आकर एक नया इंस्टीट्यूशनलिज्म बनाने की कोशिश में थे। तो यहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में आज हम देखेंगे कि एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है। तो कल मैंने आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल पीयर प्रेशर के बारे में बताया था, अगर आपको याद है तो इंस्टीट्यूशनल पीयर प्रेशर क्या है वो भी मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताया था। तो देखिए, इन दिस एनवायरनमेंट, तो दिस एनवायरनमेंट मतलब कौन सा एनवायरनमेंट? इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन दूसरे कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में द मेन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मतलब यहाँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस? वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एट्सेट्रा। तो इन सब का मेन गोल, मुख्य उद्देश्य, मकसद क्या होता है? टू सर्वाइव एंड गेन लेजिटिमेसी। तो सर्वाइव करने का मतलब बचे रहना, ठीक ठाक जिंदा रहना, और क्या करना? गेन लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी का मतलब क्या है? लेजिटिमेसी का मतलब है मान्यता। एक इंस्टीट्यूशन जनगण के लिए काम कर रहा है तो जनगण यानी जनता का सपोर्ट उस इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो अगर जनता, आम जनता इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेगा तभी उस इंस्टीट्यूशन को लेजिटिमेसी यानी मान्यता मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में हर किसी इंस्टीट्यूशन यानी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है, एक तो अच्छी तरह से बचे रहना, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जीवित रखना, और दूसरी बात अपना लेजिटिमेसी यानी मान्यता प्राप्त कर लेना। In order to do so, they need to do more than succeed economically. They need to establish legitimacy within the world of institutions. तो अपना ये मकसद जो है लेजिटिमेसी हासिल करना, वो करने के लिए सिर्फ ये इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिकली ही लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि समाज में और राजनीति की हर एक क्षेत्र में जनता की जो भी ज़रूरतें हैं, मांगे हैं, उन सबको नज़र में रखकर वो सब मांगे पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाके लेजिटिमेसी हासिल होगी। Much of the research within new institutionalism deals with the pervasive influence of institutions on human behavior. तो देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का सब्जेक्ट मैटर किस विषय पर आधारित है? इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य की बिहेवियर, उनके बर्ताव पर इंस्टीट्यूशन का क्या प्रभाव, क्या असर होता है, वही रिसर्च और एनालाइज करना न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का काम है। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू रूल्स, नॉर्म्स एंड अदर फ्रेमवर्क्स। तो इंस्टीट्यूशंस जो भी रूल्स बनाता है, जो भी कानून बनाता है, उसके ज़रिए वो आम जनता को कैसे प्रभावित करता है, आम जनता की बर्ताव को, स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है, वही न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का रिसर्च का विषय है। Previous theories held that
Institutions can influence individuals to act in one of the two ways. They can cause individuals within the institutions to maximize benefits, similar to rational choice theory, or to act out of the duty or an awareness of what one is supposed to do. तो देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से पहले जितने भी प्रीवियस थियोरीज, पिछले थियोरीज आए थे, उन सब का क्या मानना था? उन सब थियोरीज का ये मानना था कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है दो उपाय से या दो तरीके से इंडिविजुअल बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है इंस्टीट्यूशंस। तो कैसे? पहला तो एक इंस्टीट्यूशन अपने मेंबर्स को प्रभावित करेगा ताकि मेंबर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट और अपने स्वार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करें। ये एक तरह का प्रभाव है। लेकिन दूसरी तरह का प्रभाव ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ अपना स्वार्थ या अपना प्रॉफिट देखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे आम जनता के स्वार्थ के लिए काम करेगा। तो फिर से इस सेंटेंस को पढ़िए। प्रीवियस थियोरीज यानी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से पहले जितने भी थियोरीज आए थे, उन सब का मानना था कि institutions can influence individuals to act in one of the two ways. इन थियोरीज का मानना था कि इंस्टीट्यूशंस अपने मेंबर्स को प्रभावित कर सकता है इनमें से किसी भी एक उपाय में बर्ताव करने में। Number 1, they can cause individuals within the institutions to maximize benefits. तो इंस्टीट्यूशंस अपने अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ऐसे प्रभावित कर रहा है कि वो सारे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स, अपना सुविधा, अपने स्वार्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा रहना चाहता है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है रेगुलेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो कॉल्ड रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो जो इंस्टीट्यूशनलिज्म ऐसा मानता है कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा उसके मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है अपना स्वार्थ को पूरा करने में, ऐसा इंस्टीट्यूशनलिज्म को कहा जाता है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो रैशनल का क्या मतलब है? रैशनल का मतलब है जो हमारे रीज़न से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो काफ़ी रीज़नेबल है। तो ये क्यों रीज़नेबल हुआ? रीज़नेबल इसलिए क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली बहुत ही स्वार्थी और खुदगर्ज होता है। एक इंसान जो कि कोई इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, उसके जहन में रहेगा कि वो पहले अपना स्वार्थ को सुरक्षित करेगा, फिर उसका स्वार्थ सुरक्षित होने के बाद ही वो दूसरे लोगों के स्वार्थ के बारे में सोचेगा। तो इसको कहा जाता है रैशनल चॉइस, यानी कि जब इंसान अपने बारे में पहले सोचता है और दूसरों के बारे में बाद में सोचता है, तो ये थियोरिटिकली अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस इट इज़ अ रैशनल चॉइस थियोरी। ओके, तो जो इंस्टीट्यूशनलिज्म ये मानता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने मेंबर्स को प्रभावित करता है अपना स्वार्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशनलिज्म का नाम है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। सिमिलर टू रैशनल चॉइस थियोरी or to act out of duty or an awareness of what one is supposed to do, normative institutions also called historical institutionalism। तो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म के अलावा
और भी एक इंस्टीट्यूशनलिज्म है जिसको आप कह रहे हैं नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म या फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो उस इंस्टीट्यूशनलिज्म का क्या मानना है कि मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए इंस्टीट्यूशन में नहीं रहता है, बल्कि वो आम जनता के हित में काम करने के लिए ही इंस्टीट्यूशन में रहता है। तो ये एक किस्म का नॉर्मेटिव थ्योरी, मतलब जो नैतिकता, अखलाकियात, इन सब चीज़ों से बहुत कनेक्टेड है, ऐसा एक थ्योरी ये बन जाता है। An important contribution of new institutionalism was to add a cognitive influence। तो cognitive का क्या मतलब है? हमारे ज्ञान, हमारे इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ किसी भी विषय को आप cognitive बोल सकते हैं। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया था ताकि इंस्टीट्यूशनलिज्म को एक कॉग्निटिव चेहरा मिले, एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक दृष्टिकोण से इंस्टीट्यूशनलिज्म को पढ़ा जाए। यही न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की चाहत थी और इसने इस चाहत को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट भी किए हैं। दिस पर्सपेक्टिव एड्स दैट instead of acting under rules or based on obligation, individuals act because of conceptions। तो जहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कॉग्निटिव एक प्रभाव इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर विस्तारित करता है, वहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने कॉन्सेप्शंस, उनके दिमाग में जो आइडियाज़ है उनके मुताबिक काम करता है, ना ही सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक। तो रूल्स और रेगुलेशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेंबर्स या फिर इंडिविजुअल्स उस हिसाब से चलेगा जो उसके दिमाग में पहले से ही आइडियाज़ के तौर पे मौजूद है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल सोशियोलॉजिस्ट, एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल सोशियोलॉजिस्ट कौन लोग हैं? वो सभी सोशियोलॉजिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम है रिचर्ड स्कॉट। Compliance occurs in many circumstances because other types of behavior are inconceivable. Routines are followed because they are taken for granted as the way we do things। तो रिचर्ड स्कॉट का क्या मानना था? Compliance occurs in many circumstances। तो compliance का मतलब क्या है? आपको ये काम करना ही है, दिस इज़ कंपल्सरी फॉर यू। तो जो काम आपको कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा वो है आपका कंपल्शन, आपका कॉम्प्लायंस, मतलब आपको ये मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लायंस है ये उन सर्कमस्टेंस में, उन सिचुएशंस में आता है जहाँ पे दूसरे किस्म के बिहेवियर के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। तो इनकॉन्सीवेबल का क्या मतलब है? बिकॉज अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर इनकॉन्सीवेबल। इनकॉन्सीवेबल के मतलब है जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। तो फ़र्ज़ कीजिए एक राष्ट्र में लेजिस्लेचर ने कानून पास किया है कि हर एक नागरिक जो कि 18 साल की उम्र के ऊपर है वो वोट दे पाएगा और 18 साल के नीचे की नागरिक वोट नहीं डालेगा। तो इस कानून के मुताबिक हर किसी इंडिविजुअल पर ये कॉम्प्लायंस है कि वो 18 साल ना होने तक अपना वोट ना दे।
निर्वाचन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र के नीचे है उसको वोट देना अलाउ नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? हर किसी इंडिविजुअल इज़ कॉम्प्लाइड, उसके ऊपर ये कॉम्प्लायंस है कि वो 18 साल ना होने तक वोट ना दे। तो सिचुएशन ही ऐसा है कि इस सिचुएशन में दूसरे किसी बिहेवियर के बारे में कोई भी व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है। रूटीन्स आर फॉलोड बिकॉज, रूटीन मतलब यहाँ क्या है? लॉज, रूल्स। ओके, रूटीन्स यानी कि रूल्स आर फॉलोड बिकॉज दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एज द वे वी डू थिंग्स। तो लोग रूल्स को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ये मान लिया जाता है कि जब तक हम रूल्स फॉलो करते रहेंगे सोसाइटी में ऑर्डर, स्टेबिलिटी सब कुछ बना रहेगा। और अगर हम रूल ब्रेक करेंगे, रूल को तोड़ेंगे तो सोसाइटी का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह का इंस्टीट्यूशनलिज्म जो रिचर्ड स्कॉट ने प्रोपगेट किया, प्रचार किया, इसको कहा जाता है सोशल इंस्टीट्यूशनलिज्म। Individuals make certain choices or perform certain actions not because they fear punishment or attempt to conform. Neither do they do so because an action is appropriate or the individual feels some sort of social obligation. Instead, the cognitive element of new institutionalism suggests that individuals make certain choices because they can conceive of no alternative. तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? Individuals make certain choices or perform certain actions. तो according to सोशल इंस्टीट्यूशनलिज्म के मुताबिक इंडिविजुअल्स ये सब काम या एक्शंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बात नहीं कि उसे पनिशमेंट का डर है। इंडिविजुअल 18 साल की उम्र ना होने तक वोट देने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं कि वो पनिशमेंट से डर कर ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं कि वो इस एक्शन को सही समझ रहे हैं। इंडिविजुअल्स को, इंसानों को, आम जनता को लग रहा है कि सच में 18 साल ना होने तक कोई भी व्यक्ति मैच्योरिटी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो वोट डालने नहीं जाएगा। ऐसा भी वो नहीं सोच रहे हैं। तो दे आर नॉट थिंकिंग दैट दिस रूल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम। तो फिर किस लिए वो लोग ये रूल को मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं? इसकी वजह है इंडिविजुअल्स को दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिविजुअल्स लोग दूसरे देशों में भी देख रहे हैं कि 18 साल के नीचे किसी को भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी वोट डालने जा रहा है सब 18 से ज़्यादा उम्र के हैं, मतलब और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस वजह से लोग इस 18 साल वाला जो रूल है इसको मान के चल रहा है। तो कॉग्निटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म का यही सोचना है कि इंडिविजुअल्स मेक सर्टेन चॉइसेस, इंडिविजुअल्स रूल मान के चलने का चॉइस ही अपनाते हैं बिकॉज, क्योंकि दे कैन कॉन्सीव ऑफ नो ऑल्टरनेटिव, वो दूसरा किसी ऑल्टरनेटिव के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इन अ 1990 आर्टिकल टेरी कर्ल और एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थिंकर portrays institutions as constraining the preferences and policy choices of elite actors during transition. तो ये आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ टेरी कर्ल की बातें हो रही है कि वो देख रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऐसे बनाया जा रहा है कि वो एलीट एक्टर्स जो है, एलीट एक्टर्स मतलब
बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स, उनके पॉलिसी बनाने का जो प्रैक्टिस या पॉलिसी बनाने का चॉइस उन सबको काफ़ी रेस्ट्रिक्ट या कॉन्स्ट्रेन कर रहा है। कॉन्स्ट्रेन करने का मतलब है कम कर रहा है। तो पावरफुल पॉलिटिशियंस की पावर और इन्फ्लुएंस को कम कर रहा है इंस्टीट्यूशंस, ये टेरी कर्ल ने देखा था। किस वक्त? ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब मान लीजिए एक सरकार अभी पावर में है, लेकिन वो सरकार अभी जाने वाला है और इलेक्शन के बाद दूसरा सरकार आने वाला है। तो इस ट्रांजिशन में, इस बीच में टेरी का मानना था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिशियंस को इतना पावर और इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने नहीं देता है जिससे वो पॉलिटिशियन कोई नया पॉलिसी या रूल बना सके। The focus upon economics in this article is misleading. Institutions are politics. They are the substance of which politics is constructed and the vehicle through which the practice of politics is transmitted. Okay. तो अगर आप चाहे तो ये जो टेरी कर्ल का सोच है इसको आप ओमिट कर सकते हैं। सिर्फ ये सेंटेंस लिख दीजिएगा कि 1990 की एक आर्टिकल में टेरी कर्ल ने ट्रांजिटरी फेज़ में, ट्रांजिशन फेज़ में इंस्टीट्यूशंस को कैसे दिखाया था। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पावरफुल पॉलिटिशियंस का एक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि वो ट्रांजिशन फेज़ में कोई पॉलिसी या रूल नहीं बना सके। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस लिख के ये पैराग्राफ छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए, प्रोपोनेंट्स ऑफ द ओल्डर इंस्टीट्यूशनलिज्म आर स्ट्रांगली अपोज्ड टू न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने कोशिश किया कि ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म में जो भी कमियां हैं, जो भी डिफेक्ट्स है, उसको अच्छी तरह से एड्रेस करे और नए सिरे से इंस्टीट्यूशनलिज्म को बनाएं। लेकिन फिर भी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में भी कुछ कमियां रह गई जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म। कैसे? Proponents of older institutionalism are strongly opposed to new institutionalism, most saliently in the manner in which new institutionalism seeks to explain institutional change as merely another instance of maximization. तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहकर क्रिटिसाइज कर रहा है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आखिर चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस में जो चेंज आ रहे हैं उसको सिर्फ एक इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करें। तो सवाल ये है, व्हाट इज़ दिस इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमाइजेशन? इसका मतलब क्या है? असल में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलना चाह रहा था कि समाज के चाहते और ज़रूरतें जैसे जैसे बदलता है, बढ़ता है, एक समाज हमेशा सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो समाज, जब पहले समाज था एग्रीकल्चरल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी, वहाँ से वो बन गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी। तो जैसे जैसे सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, सोसाइटी की चाहते ज़रूरतें मैक्सिमाइज हो जाता है, बढ़ता रहता है, और उस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस को भी अपने आप में चेंज लाना चाहिए। लेकिन ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म बोल रहे हैं कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की ये सोच हमेशा सही नहीं है। इंस्टेड old institutionalism seeks to articulate reasons for the institutional change in terms of social and political volition। यानी कि कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स और भी रिस्पॉन्सिबल है इंस्टीट्यूशन में चेंज लाने के लिए। सिर्फ सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सोसाइटी की ज़रूरतें बदल रहा है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस बदल रहा है, ऐसी बात नहीं। इसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, ऐसा ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म का मानना है।
देयर इज़ एन एकेडमिक स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब है एक शक, एक संदेह। तो एकेडमिक वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल दुनिया में एक शक है, एक संदेह है कि इस बात पर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म implies a top-down approach and neglects to match each developmental meaning to its timely event. Casual interpretations may thus take retrospective views towards historical paths. In contrast, classical institutionalism theory had originally been derived from national response to public demands on politico-economic changes. तो इंटेलेक्चुअल दुनिया में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की काबिलियत को लेकर काफ़ी संदेह, काफ़ी शक की जगह बना है। वो क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म लोगों की जो पब्लिक डिमांड्स है उसको रिस्पॉन्ड करने में उतना ज़्यादा कामयाब नहीं जो कि ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म हुआ करता था। और जो भी एक्सप्लेनेशंस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने दिया है वो काफ़ी कैजुअल इंटरप्रिटेशंस बन गया है। मतलब हर चीज़ को, हर इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम्स को, उसके फंक्शंस को न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने बहुत ही हल्के नज़र से देखा और बहुत ही कैजुअली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मतलब इसमें सीरियसनेस ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए क्या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म सच में इंस्टीट्यूशंस को पढ़ पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के नेचर को एनालाइज कर पा रहे हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स की इंस्टीट्यूशंस के बीच सही सही कंपैरिजन कर पा रहे हैं, इस बारे में काफ़ी शक की गुंजाइश रह जाती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें कई किस्म के इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशल इंस्टीट्यूशनलिज्म, कॉग्निटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म और भी कई सारे, तो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस नोट को ज़रूर पढ़िएगा और मेरा लेक्चर को सुनिएगा। उसके बाद अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में आकर आपके दिल में जो भी कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करने की कोशिश करें। ओके, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी, चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बाद नेक्स्ट अप्रोच विल बी द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके ऊपर भी मैं एक नोट आप सबको मेल कर दूंगी। हर रोज़ अपना मेल और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर चेक करते रहिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।